तो जैसा कि आप लोग देख रहे होगे कि हमारा चैप्टर नंबर 6 आ गए हम लोग, ठीक है। 6 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने 1 से लेकर 5 तक चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं हिस्ट्री के, तो आप जरूर जाइए प्ले लिस्ट पे देखिए, 1 से लेकर 5 तक पूरे कंप्लीट करिए, नहीं तो आपको क्या फ़ायदा फिर सीटेट में आप ऐसा नहीं कवर कर पाएंगे। देखो पूरा नोट्स नहीं, लेकिन पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, पूरी थ्योरी है, अच्छे से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हम लोग। कह रहा एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया एक कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसे आकांक्षाएं रखता हुआ। कह रहे यह बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था और क्या वह मंदिर का नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र, एक या वाणिज्यिक शहर, एक पतन नगर तथा किसी अन्य प्रकार के शहर तथा वस्तु कर्ज कई नगर तथा उसके साथ अनेक प्रकार के थे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर के नगर, साथ ही साथ वाणिज्यिक कार्यालयों और शिल्पकार और उत्पादों के केंद्र भी थे। ठीक, देखो कह रहा कुछ मानचित्र दिए गए हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि मध्य और दक्षिण भारत के में व्यापार तथा शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख क्षेत्र। कह रहा काबुल है, पुष्कर है, अजमेर, वृंदावन, ठीक, ये यमुना और गंगा नदी के पास है, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता है, बरार है, सूरत है, सोमनाथ है, अहमदाबाद है, बम्बई है, बीदर है, बम्बई वही मुंबई, ठीक है। आगे कह रहा है कि अब अगर आपको जूम करके दिखाएं इसके बारे में तो आप देख सकते हो, ठीक। ये तिरुपति, मद्रास, महाबलीपुरम, उरई, तंजावुर, मदुरई और कांचीपुरम, ठीक, और तिरुवनमलाई, ठीक, आदि सब मंदिर है इसमें, है ना। आगे देखते हैं। प्रशासनिक केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा प्रशासनिक केंद्र का मतलब कि देखो ये मत सोचना कि मैं एकदम कहानी तरह रटता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। आपको समझना और पढ़ना है। और नोट्स देखो, अगर आप सीटेट तैयारी करें तो सचिन सर इज़ द बेस्ट सीटेट एग्जाम, ठीक है। जो सचिन एकेडमी आप लोग सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सीटेट के बारे में। वहाँ से नोट्स आप सर के ले सकते हो, व्हाट्सअप पे हाई भेज के, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं, वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। और वैसे हम लोग बात करते हैं। और हम लोग क्या है कि हम लोग तो अपनी तैयारी के हिसाब से ये पूरी हिस्ट्री पूरी पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ नॉलेज के लिए, ठीक है। कह रहा है कि अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर और जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था की यात्रा पर चलें, ठीक। कह रहा वर्ष में 12वें महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। कह राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार और कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्छन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। कर हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर के दीवार पर उत्कीर्ण किया और मंदिरों के भीतर एक विशाल शिवलिंग भी स्थापित है। फिर आगे कह रहा है कि इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। कह रहा राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं, यही से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। कह रहा नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं, ठीक, नगर में शहर शिविर भी बने हैं। कह रहा नगर उन बाजारों को हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों और कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। कह रहा नगर के लिए जल की आपूर्ति कुआं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के सलाई बुनकर मंदिरों के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के धूप बना रहा है, ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने मत के लोग, इसके बारे में बात कर लेते हैं। और तो कोई पार्ट नहीं छूटा, हम लोग का नहीं छूटा, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। कह रहा है कि आपके मत में लोग तंजावुर को एक महान नगर क्यों मानते थे? बताओ क्यों मानते थे? आपको बताना तंजावुर को क्यों मानते थे। तो आप 1 से लेकर 5 तक वीडियो को देखिए जाके, 1 से लेकर 5 तक, और आपको यहीं पे मिल जाएगा। कह रहा मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। कह रहा तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है।
कह रहा मंदिर नगरीकरण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है और मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। कह रहा शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वह मंदिरों की भूमि और धन और अनुदान में देते थे। कह रहा जिनकी आय में धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान में संपन्न किए जाते थे। कह रहा तीर्थ यात्री और पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिरों के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। अब ये इस मूर्ति के बारे में हम लोग बात करते हैं, देखते हैं ये शायद कृष्ण भगवान की मूर्ति है। ये देख लेते हैं क्या है, शायद ये देख लेते हैं। हम्म कह रहा कि कांसा घाटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। कह रहा कांसा एक में से धातु है जो तांबे और रांगे जो टिन के मेल से बनती है, जो तांबे और टिन से बनती। कह रहा घाटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म से कांसे से अधिक होता है। ये घंटे जैसी है ना ये घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक। आगरा चोल कालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती हैं। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। किसकी बनाई जाती थी? मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। ठीक। फिर कह रहा इसे चिकनी मिट्टी से ऊपर तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह से सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और वह उसकी मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बना कर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसे छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी और जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता और उसमें से निकली हुई प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। ठीक, वही ये बात कर रहा है। ठीक है। कह रहा मंदिरों के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। शनय शनय समय के साथ साथ बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी और कामगार शिल्पियों व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों तथा तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। कह रहा इसी रीत में मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ और जैसे मध्य प्रदेश में भीलसा विदिशा और गुजरात में सोमनाथ और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। ठीक। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गया और वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुमल्ली तमिलनाडु ऐसे नगरों को उदाहरण के दो उदाहरण है। कह रहा अजमेर और राजस्थान में 12वीं शताब्दी के चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। कह रहा यह नगर धार्मिक और सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शन शास्त्रीय श्रद्धालु सभी पंथों और मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल में यात्री आते रहते थे। फिर आगे बात करते हैं छोटे नगर का संजाल। कह रहा कि 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। कह रहा संभवतः उनका प्रभु या प्रादु या प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ। उनमें से आमतौर पर मंडपिका बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा होती थी, जहाँ आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लेते थे। उनमें से ऐसी गलियां थीं जहाँ दुकानें और बाजार थे जिन्हें हट और बाद में हाट कहा जाने लगा। ठीक। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों और जैसे कुम्हारों तो तेलियों शक्कर बनाने वालों ताड़ी बनाने वालों सुनारों लोहारों पत्थर तोड़ने वालों आदि अलग अलग बाजार होते थे। ठीक। कर कुछ व्यापारी नगर में स्थायी रूप में बसकर अपना कारोबार करते थे जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर घूम घूम कर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास के दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े नमक
कपूर, केसर, पान, सुपारी आदि काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। ठीक। कर आपने जिले के नगरों में सूची बनाई और उनका प्रशासनिक केंद्र, मंदिर, नगर, तीर्थ केंद्रों के रूप में वर्गीकृत करें। तो ये आपको करना है। कह नगर का एक बाजार देख लो भाई, इसकी फोटो कितना अच्छा नगर का एक बाजार है। ये तो पुराने जमाने की है, जैसे अफ्रीका वगैरह जो मूवी वगैरह हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो वही की सीन हमें तो लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, कह रहा है कि आमतौर पर कई सामंत यानी परवर्ती काल के जमींदार इन नगरों में या उनके आसपास के किलेबंदी कर महल बना लेता था और इसे सामंत व्यापारियों और शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर लगाते थे। और कभी कभी इन करों को संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारी द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। कर बाजारों पर कर कर यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी में अभिलेख सारांश है जिसमें वे शुल्क दिए गए जो मंदिर प्रतिष्ठियों पदाधिकारियों द्वारा वस्तु पर वसूल किए जा सकते थे। ठीक। कह शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल, तेल, कपड़े पर लगाए जाते थे ये। ठीक। इसके अलावा व्यापारियों धातु की चीजें बेचने वाले और असवाकों, तेल, पशुचारे, अनाज के बोरे पर लगाए जाते थे। खैर इनमें से कुछ वस्तु और भी कुछ अन्य नकद के रूप में वसूले जाते थे। ठीक, आगे इसकी बात करते हैं। कर लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ कारीगर। अब ये लकड़ी पर नक्काशी कर रहा है कारीगर, देख लो भाई। पहले ज़माने में बेचारे को दाढ़ी बनाने का भी टाइम नहीं था। पहले ज़माने में लोग अपनी जीविका चलाते थे। कह रहा देखो, बड़े और छोटे व्यापारी की बात करते। कह रहा व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उनमें से बंजारे लोग ठीक भी शामिल थे। बंजारे लोग भी क्या थे, शामिल थे। कई व्यापारी विशेष रूप से, है ना, ठीक, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनके ओर से घोड़े खरीदने और इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। ठीक। फिर आगे कह रहा है चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा करने के लिए व्यापार संघ गिल्ड बनाते थे। कह रहा दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देशी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीपीय के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। ठीक। कर इनके अलावा चेटियार और मारवाड़ी और ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। कर गुजराती व्यापारियों में हिंदू और बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाह व फारस की खाड़ी और पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के व्यापार करते थे। करा वह इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले और टिन मिट्टी के नीले बर्तन व चांदी लाते थे। ठीक। कह रहा पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। कह रहा लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले, कपड़े और इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से ये उन्हें यूरोपीय बाजारों में पहुंचते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था तथा उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीजें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। करा के समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप भी किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र आगे पढ़ेंगे। ठीक। अब आगे बात करते काबुल की। काबुल का मतलब क्या, काबुल अपने पहाड़ी और विषय भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। करा काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही जो घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था।
17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो बेटिस्टे टैवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपयों का था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे काबुल से, और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। गुलाम भी देखो लाए जाते थे बिक्री के लिए। और भी कुछ तो नहीं छूट गया हमारा जो पढ़ने के लिए था? चलो इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा कि जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस काल के दौरान लोगों तथा माल का आना जाना लगा ही रहता था। आपके विचार से आवाजाही का नगरों तथा गांवों के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़े होगा? नगरों में रहने वाले कारीगरों की सूची बनाएं। ठीक, आगे काबुल तो पढ़ लिया हम लोगों ने। कह रहे नगरों में शिल्प के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा एक शिल्प है, इसको हम लोग पहले बता देते क्या लिखा। पीतल के इस मोमबत्ती दान पर काला और मोमबत्ती दान है ये, है ना? पीतल का है, क्या बात है। चलो देखते हैं। कह रहा बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी से जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे, इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। कह रहा पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। कह रहा मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा ये राजमहलों, बड़े बड़े भवनों के तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे, और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास साफ करना, काटना, रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गया था, जिनके लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। अब देख लो ये कह रहा सॉल का बॉर्डर, ये जो लिखा है कह रहा सॉल का बॉर्डर, देख लो ये किस तरीके से बनता है, इसकी भी बुनाई की गई है। कह रहा शहरों के बदलते हुए भाग, देखो कह रहा कि कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, गुजरात जैसे कई नगर बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा, और वह 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बनकर इंग्लैंड के मिलों से बनकर आए हुए सस्ते कपड़े के साथ साथ प्रतियोगिताओं में टिक ना सके। करा हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत नज़दीक से एक नज़र में। करा हम्पी वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। करा हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर को किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चुने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था, और शिलाखंडों का आपस में फंसाकर गांथा गया था। अब देखो ये किस तरीके से बना है। अब ये आहते हैं, उसमें लिखा है हम्पी की आहते हैं। क्या कह रहा हम्पी की आहते की टूटी हुई दीवार से बुर्ज का दृश्य। अब बात करते हैं इनके बारे में ना। एक किला बंद नगर में, एक किला बंद नगर। कह रहा एक पुर्तगाल जाति डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन किया। कह रहा गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते थे, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवार और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवार अन्य नगरों और दीवारों जैसा नहीं है, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जहाँ जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीत से बनाए गए भवनों का अत्यंत सुंदर कतारें हैं।
कतारें जिनकी छतें सपाट चपटी हैं। खैर हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और डोडो की आकृतियों वाले मूर्तिकला के नमूने थे। खैर 15वीं-16वीं शताब्दी के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का गुंजायमात रहता था और उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों और चोटियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघाट लगा रहता था। खैर मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियों विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य करती थी। खैर महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। ठीक। खैर पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच की खोज निकाला जहाँ राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था। देखो ये रथ बना है। ठीक है। कह रहा है हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना हुआ रथ। सोचो पत्थर से बनाया गया रथ देखो किस कैसे डिजाइन बना होगा। पहले लोग कितनी मेहनत करके बनाते होंगे इसको। ठीक। और कह रहा है कि अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य और संगीत और मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा बीजापुर अहमदनगर बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का एक विनाश हो गया। अब उसके बाद ये जो हमारा छूट गया इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। खैर अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों और नहरों का निर्माण काफी रुचि ली। कह रहा है मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ। ठीक। उसके बाद कृष्णदेव राय ने 2 पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया जहाँ पे जल सेतु नहरों द्वारा बगीचों और खेतों की सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। कह रहा सूरत मुगल काल में कैम्बे आज के खंभात और कुछ समय के बाद अहमदाबाद के साथ गुजरात के पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया। सूरत और मुझ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से ही यहीं रवाना होते थे। ठीक। आगे कह रहा है कि सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों में डचों और अंग्रेज के कारखाने और माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त भिन्न भिन्न देशों के दवाफतन एक फौज जहाज एक बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। फिर आगे कह रहा है कि सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा व थोक व फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके लिए पश्चिम एशिया अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। कर वहाँ भव्य भवन असंख्य मनोरंजन स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों के बड़ी बड़ी साहूकारियाँ कंपनियाँ थीं।
कर उल्लेखनीय यह है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र के काहिरा, इराक, बसरा और बेल्जियम और एंटवर्प बाजारों से मान्यता प्राप्त थी। ठीक, अब इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। वाणिज्यिक केंद्र का मतलब क्या होता है? कह रहा है ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा या बेचा जाता है उसको वाणिज्य केंद्र कहते हैं। कह रहा हुंडी क्या होता है? हुंडी का ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी का कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। फिर आगे कह रहा है कि किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी एक अधपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकों की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई, वर्तमान मुंबई प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। करा जोखिम भरा दौर और मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। करा मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्ण नदी के डेल्टा पर स्थित है और 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। कह रहा हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों के ईस्ट इंडिया कंपनी ने मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने ही बनाया था। कर मछुआरों का एक गरीब नगर। कर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मेथवर्ल्ड ने 1620 में इन शब्दों मसूलीपट्टनम का वर्णन किया था। कह रहा है यह गोलकुंडा का मुख्य पतन है जहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती हैं। यह एक छोटा नगर है। यहाँ पर घना बसा हुआ है, बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से बना है, ना ही अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाजों के लिए लंगर डालने की एक सुविधा हो गई थी। ठीक, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे और चूंकि हमारे लिए हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते थे, उनके लिए निवास का व्यवस्था करता था। कह गुमशुदा का मतलब क्या होता है? यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रभावी अधिकारी होता है गुमास्ता 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 सॉरी सॉरी कह गोलकुंडा के कुतुब शाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और चीज़ों की बिक्री पर शाही अधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापारी पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। विभिन्न व्यापारी गोलकुंडा कुलीन वर्गों में फारसी सौदागर, तेलुगु और कोमटी चेटियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन और भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात का भी था कि आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के एक नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक, वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। जब आप कंपनी के व्यापारी बम्बई या वर्तमान मुंबई, कलकत्ता वर्तमान कोलकाता और मद्रास चेन्नई चले गए तो मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठे। 18वीं शताब्दी के दौरान उनका आधा पतन हो गया और आज वह छोटे छोटे जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। कह रहे नए नगर और व्यापारी। कह रहा 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारी देशों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों और जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई।
प्रारंभ में तो मुल्ला और अब्दुल गुफाएं, गफूर और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज, से उनका मुकाबला किया। ठीक, फिर आगे कह रहा है, किंतु यूरोपीय कंपनी ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर स्थापित हो गए। आगे कह रहा है, वस्तुओं की मांग में तेजी जाने से आधिकारिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे उन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ और भारतीय वस्त्रों के रंग रूप का डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते हुए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। कह रहा शिल्पी जन पेशागी प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्होंने अपनी कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़ों में उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने की पड़ते थे। आगे कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नगरों के उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्यिक बड़े बड़े परिवर्तन आए, जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नगरों को में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थापित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारी शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों मद्रास, फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता के फोर्ट सेंट विलियम शानदार कोठियों में अपना आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे। चलो आगे देख लेते हैं इनके बारे में। कह रहा प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बम्बई की एक सड़क, ये देख लो बम्बई किस तरीके से। देखो, वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। कह रहा 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व में कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसालों से प्राप्त करने के लिए इच्छा प्रेरित करते थे। कह रहा पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड ऑफ से निकलकर ऑफ हिंद महासागर को पार करते हुए भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह 1948 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया, और उस समुद्र यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इस प्रत्यक्ष खतरे के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वह अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि उसके बाद अंग्रेज, हॉलैंड वासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। कह रहा भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज के एक अन्यत्र सुपरिणाम निकला, जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया, और उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए वह पश्चिम की ओर से ही भारत पहुंच सकता है। और उसके बाद वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति का कारण पड़ा। इसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक विजेता भी वहां आते रहे, और उन्होंने मध्य दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों को ही वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। ठीक, आगे कह रहा है आपको ये पढ़ना है। देखो ये रिक्त स्थान है, आपको ये पूरे भरने हैं। ठीक है, और ये कुछ सही गलत हैं, आपको सही करने हैं। ठीक है, और ये आइए समझें, ये कुछ क्वेश्चन दिए गए आपको कंप्लीट करने हैं, इन पर आपको विचार करने हैं। ठीक है, आइए करके देखें, इन पर विचार करना है। और हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है, जो हमारे लिए केवीएस
केवीएस स्कूल के लिए और सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थी। अब आगे वीडियो पे बने रहते हैं, फिर से आप अगली वीडियो पे आप देखेंगे, ठीक है। और इसको हम लोगों ने इतने 35 मिनट में कंप्लीट कर लिया।